नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक का चौथा पाठ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये आत्मकथ्य जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और हम इसको बहुत ही सरल तरीके से जो है इसका अध्ययन करेंगे। पहले जयशंकर प्रसाद का परिचय जो है वो हम पढ़ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया और छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। यानी इसमें लिखा हुआ है कि 8वीं के आगे स्कूल नहीं गए, कभी भी घर पे बैठकर ही स्वाध्याय किया। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि स्वाध्याय में बहुत बड़ी ताकत होती है। व्यक्ति को या विद्यार्थी को खुद ही अपने घर पर अध्ययन जो है वो करना चाहिए। इन्होंने ऐसी कविता लिख दी जो रिसर्च करने वालों को भी समझ में नहीं आती है, पीएचडी करने वालों को भी समझ में नहीं आती है। और ये 8वीं के बाद में स्कूल नहीं गए कभी भी। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी इनकी प्रसिद्धि का आधार है। यूँ कहें कि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो कामायनी है, जो एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया। यानी पारितोषिक यानी पुरस्कार। मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है इनको मिला हुआ है कामायनी किताब के लिए ही। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे और गद्यकार में वो नाटककार बहुत अच्छे थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। इरावती जो उपन्यास है ये अपूर्ण उपन्यास था, यानी अधूरा उपन्यास था। निधन हो गया था इनका। आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है वो जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता का अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, ये छायावादी कविता के कवि थे। छायावाद का प्रवर्तक भी इनको कहा जाता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि इनका जो साहित्य है, इन्होंने जो नाटक लिखे हैं वो लगभग ऐतिहासिक नाटक हैं। इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं, जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये ऐतिहासिक नाटक हैं सब। कविता जो आत्मकथ्य कविता है उसका परिचय हम पढ़ लेते हैं कि प्रेमचंद के संपादन में हंस नामक एक पत्रिका संपादित तो होती थी और ये 1930 में शुरू हुई थी। हंस पत्रिका जो है 1930 में शुरू हुई थी, जिसको प्रेमचंद ने शुरू किया था और ये पत्रिका आज भी प्रकाशित होती है। हंस पत्रिका जो है ये आज भी प्रकाशित होती है और इसकी शुरुआत 1930 में प्रेमचंद ने की थी। तो प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्म कथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। जब उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप भी कोई आत्मकथा लिखें जो हंस पत्रिका में प्रकाशित होगा, तो तब इन्होंने जो है ये कविता जो है वो लिखी थी आत्मकथ्य, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आत्मकथा क्या लिखें, आत्मकथा लिखने से क्या दिक्कतें आती हैं, वो इसमें कविता में लिखा हुआ है। प्रसाद जी इससे सहमत न थे, यानी आत्मकथा लिखने से वो सहमत नहीं थे और इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य। यानी उन्होंने उनके आग्रह से वो सहमत नहीं हुए और फिर वो जो असहमति का जो तर्क था उससे ये कविता जो है वो उन्होंने लिखी है आत्मकथ्य।
यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। यानी 1932 में जो आत्मकथा विशेषांक प्रकाशित हुआ, उसमें हंस पत्रिका में ये कविता पहली बार प्रकाशित भी हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है और छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित सुंदर नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग इस कविता में किया है और इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। यानी इस आत्मकथ्य कविता में उन्होंने बताया है कि क्या मैं आत्मकथा लिखूं, मेरा जीवन बहुत सरल और सामान्य रहा हुआ है और मैं अपनी इस सामान्यता की सरलता की तौहीन भी नहीं करवाना चाहता हूं, इसलिए आत्मकथा लिखने में कोई उनकी इच्छा नहीं है। तो जीवन उन्होंने इसमें बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आत्मकथा वो व्यक्ति लिखता है जो बहुत महान हो। लेकिन ये कहकर इन्होंने अपनी महानता को और भी अधिक बढ़ा लिया कि मैं महान नहीं हूँ। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी इस कविता के अंदर प्रकट हुई है कि वो महान थे लेकिन अपने आप को महान नहीं बता रहे थे कि मैं महान हूँ ही नहीं, तो मैं आत्मकथा किस लिहाज से लिखूं। आत्मकथ्य जो कविता है ये बहुत प्रसिद्ध कविता हुई है। 1932 में ये हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहली 4 लाइनों में ये कहता है कि इस संसार के अंदर जो है सब क्षण भंगुर हैं, सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। और ये कहते हैं कि इस अनंत नीलिमा आकाश के अंदर जो है इसके नीचे असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं। न जाने कितने लोगों के इतिहास, जीवन इतिहास जो है वो लिखे हैं। कुछ ने अपने खुद लिखे हैं आत्मकथा के रूप में, कुछ ने जीवनी के रूप में, दूसरों ने लिखे हैं कुछ के जीवन। यानी असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं और लोग जो है उनको पढ़कर उनकी हंसी जो है वो उड़ाते हैं। पहली 4 पंक्तियों में ये कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। घनी यानी बहुत। कहता है इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता, कहता है कि मधुप यानी भंवरा, भंवरा पागल है जो गुनगुनाकर अपनी ही कहानी कहता है और लोग उसे सुनकर जो है वो उसकी मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। इसलिए कहता है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहता है मुरझाकर गिर रही पत्तियों का मतलब होता है जिस तरह से पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं ऐसे ही सबका जीवन जो है उसका एक न एक दिन अंत होना है। कहता है इस बात को हम क्या लिखें। कहता है कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, नीलिमा यानी नीला आकाश। कहता है कि इस अनंत विस्तार वाले नीले आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं जिनकी कोई संख्या नहीं और यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। व्यंग मलिन का मतलब होता है कि खराब तरह से निंदा करना किसी की। कहता है कि हम अपना इतिहास लिखते हैं, लोग पढ़कर उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो कहता है कि अपना ही जो है वो व्यंग मलिन उपहास जो है वो करते रहते। उपहास यानी मजाक उड़ाना, मलिन यानी भद्दी या खराब, मैल से भरी हुई, व्यंग यानी व्यंग करना। तो कहता है कि अपने ही जीवन इतिहास को लिख करके वो औरों के माध्यम से उसका मलिन उपहास जो है वो करवाते रहते हैं। इसलिए कहता है कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं आत्मकथा जो है वो नहीं लिखना चाहता हूँ। कहता है तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कहता है कि जयशंकर प्रसाद कहता है कि तब भी कहते हो। कहता है मैं कहता हूँ कि जिसने भी जीवन इतिहास लिखा है उसी का मलिन उपहास उड़ा है और ऐसे में भी तुम मुझसे कहते हो कि आप आत्मकथा लिखो। कहता है तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहता है कि दुर्बलता यानी कमजोरी, बीती यानी बीते हुए जीवन की कमजोरियां मैं लिख डालूं मुझसे तब भी कहते हो। कहता है तुम सुनकर सुख पाओगे,
देखोगे यह गागर रीति। कहता है मेरे जीवन रूपी मटकी, मेरे जीवन रूपी गागर जो है वो खाली पड़ी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, महान दिखने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। और कहता है कि इस खाली जीवन को देखकर तुम्हें आनंद आएगा, सुख मिलेगा कि हाँ ये भी अपने जैसा ही है। कहता है दूसरों की कमजोरियों को देखकर सुनने वाले को जो है वो आनंद मिलता है। तो कहता है कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहता है लेकिन किंतु किंतु कहीं ऐसा न हो कि मेरी जो गागर रीति है, जीवन रूपी गागर जो रीति है, उसको कहीं आपने ही तो खाली नहीं किया। कहता है कि सब एक दूसरे के जीवन की गागर को खाली करते रहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीवन की जो खाली गागर है उसको तुमने तो नहीं किया। कि कहीं किंतु कहीं ऐसा न हो तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहता है मेरे जीवन से रस ले ले करके तुमने अपने जीवन की गागर को जो है वो भर लिया है। कहता है यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब ये इसमें बहुत अच्छी बात लिख रहा है कि मेरा जीवन जो है वो बहुत ही सरल है, और कहता है मेरी जो आदतें हैं वो बहुत सरल हैं, मैं अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़वाना चाहता। कहता है कि आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे भोलेपन का जो है वो मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए कहता है कि ऐसी विडंबना नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कहता है कि आत्मकथा लिखूंगा तो अपनी भूल भी लिखनी पड़ेगी, जो लोगों से धोखे मिले हैं उनको भी लिखना पड़ेगा। कहता है नहीं, ऐसा जो है मैं नहीं करूंगा। प्रवंचना यानी धोखा, भूलें यानी भूलें। कहता है कि अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़वाना चाहता, अपनी भूलें नहीं लिखना चाहता। कहता है दूसरों से मिले हुए धोखे जो है वो मैं दूसरों को नहीं बताना चाहता कि मेरे जीवन में मेरे को धोखे किस किस ने दिए हैं। और कहता है ये तो बात अलग है, लेकिन ये कहता है कि एक और भी बात है जिसको जीवन में, आत्मकथा में हर बात सच्ची लिखनी पड़ती है, और कहता है जिसको मैं लिख नहीं सकता हूँ वो बात ये है। कहता है ये कि ये एक जीवन में ऐसा भी तो पक्ष होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं और फिर उसको उसको मैं कैसे लिखूंगा फिर। कहता है कि जिससे प्रेम सफल ही नहीं हुआ, कहता है उस अपूर्ण सफल को, असफल प्रेम को मैं आत्मकथा में कैसे लिख पाऊंगा। कहता है कि उस अपूर्ण या असफल प्रेम जो है वो कैसा था, ये वो लिख रहा है यहाँ पर कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कहता है ये तो ठीक है, अपनी भूल, अपनी प्रवंचना, अपनी सरलता, अपनी कमजोरियों को मैं कैसे लिखूं। कहता है वो तो ठीक है, वो तो लिख दूंगा, लेकिन ये कैसे लिखूं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कहता है अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कहता है कि वो प्रेमी, मुझसे प्रेम करने वाला, मेरी प्रेमिका जो सपने में आती है और मुस्कुराकर भाग जाती है, आलिंगन में आने से पहले, आलिंगन यानी बाहों में। कहता है कि बाहों में आते आते ही जो है वो मुस्कुरा करके भाग जाती है, वो सपना भी पूरा नहीं होता है। कहता है कि उन बातों को मैं कैसे लिखूं इसमें। कहता है कि उज्जवल गाथा, कहता है वो उज्जवल कहानियां कैसे लिखूं इसके अंदर। कहता है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहता है कि जिसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया के अंदर, कहता है जिसके लाल लाल कपोलों से, गालों से मतवाली सुंदर छाया जो है वो अनुरागनी उषा, कहता है प्रेम भरी उषा सवेरा जो है वो उससे निज सुहाग मधुमाया में। कहता है कि अपने सुहाग की मधुमाया के अंदर जो है, वो मधुर माया के अंदर जो है वो उसके गालों से जो है वो चुराया करती थी। कहता है कि उस कहानी को मैं इस आत्मकथा के अंदर कैसे लिख दूं। कहता है जिसके लाल गालों से उषा जो है, वो भी प्रेम रूपी जो उषा जो है वो भी मतवाली छाया जो है वो चुराया करती थी। कहता है कि उसके उस सौंदर्य का वर्णन, उसकी वो प्रेम कहानी जो अपूर्ण रही है वो मैं कैसे इस आत्मकथा के अंदर जो है वो लिख दूं।
अंतिम पंक्तियाँ कहता है कि जयशंकर प्रसाद कहता है कि जिसकी, कहता है कैसे लिख दूँ उसकी कथा इस आत्मकथा में, जिसकी यादें पाथेय बनी हुई है। पाथेय होता है पथ में बैठकर खाए जाने वाला भोजन। कहता है कि उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। पंथा यानी रास्ते की, थका हुआ पथिक, पथिक यानी राहगीर, पंथा यानी पथ में। कहता है कि जब राहगीर पथ में बैठ कर के जो भोजन करता है तो कहता है उससे बहुत उसको तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। कहता है कि उसकी यादें उस पाथेय की तरह है जो थके हुए पथिक का भोजन होती हैं। कहता है उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा होती है गुदड़ी। कहता है मेरी जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाई को तुम उधेड़ कर देखना चाहते हो। कहता है उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ खराब कपड़े भरे हुए हैं, उसमें खराब कहानियाँ भरी हुई है मेरे जीवन के अंदर। इसलिए कहता है कि तुम उसको उधेड़ कर देखना चाहते हो मेरे जीवन रूपी गुदड़ी को। कहता है उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, और जीव सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा यानी गुदड़ी, सीवन यानी सिलाई। कहता है मेरे जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर देखना चाहते हो कि इसमें क्या भरा हुआ है। कहता है छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, और क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं औरों की सुनूं और खुद मौन रह जाऊं, मैं अपनी कुछ भी न कहूं। कहता है इस छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं मैं इसमें कैसे लिख दूं। कहता है सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, और अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कहता है कि मेरे जीवन के अंदर बहुत सी व्यथाएं हैं जो मौन रूप से थक करके सोई हुई हैं। कहता है अभी टाइम नहीं है कि उन मौन व्यथाओं को सबके सामने प्रकट किया जाए। कहता है कि अभी मेरी भोली आत्मकथा जो है वो क्या करोगे सुन करके। ये कहकर जो है वो जयशंकर प्रसाद जो है वो अपनी कुछ आत्मकथा बता भी देता है इसमें, लेकिन वो बताना क्यों नहीं चाहता है ये भी बता देता है इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद का। फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ, इसके प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय।